निशा शर्मा ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह गोल मटोल लड़का इतना भोला होगा। यह एक खास कला है, कोई और इसे नहीं सीख सकता। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सच में? गोल मटोल लड़का थोड़ा निराश हो गया। यह तो बड़े अफसोस की बात है। तरुण और रजत ने उस बेवकूफ के लिए चिंता भरी नजरें मिलाई। यह लड़का अविश्वसनीय रूप से भोला था। ओह हाँ, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मेरा नाम योगेश है। और आप लोग? मैं निशा शर्मा हूँ। यह तरुण है और वह रजत है। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मुझे योगी कह सकते हैं। योगेश के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। वह लगभग 5.5 फुट लंबा और भरे हुए गालों के साथ थोड़ा गोल मटोल था। इससे वह भद्दा नहीं लग रहा था, बल्कि काफी प्यारा लग रहा था। अपने इस नासमझ और आसानी से बातों में आ जाने वाले व्यक्तित्व के साथ वह पूरी तरह से भोला और मासूम लग रहा था। क्या आप लोग भी आसपास ही रहते हैं? योगेश ने पूछा। मेरा घर यहाँ पास में है, रजत ने कहा। नहीं, मैं तो आज यहाँ बस घूमने आई थी, निशा शर्मा ने समझाया। लेकिन तरुण और मैं ग्रीन वैली हाई स्कूल में पढ़ते हैं। आप लोग ग्रीन वैली हाई स्कूल से हैं? योगेश हैरान था। मैं ग्रीन वैली हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तुम फर्स्ट ईयर में हो? तरुण की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ, योगेश ने उत्साह से सिर हिलाया। इसका मतलब है कि मैं आप लोगों के साथ घूम फिर सकता हूँ? बेशक, निशा शर्मा ने सिर हिलाया। यह काफी सुविधाजनक है, क्योंकि हम सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हें खुशी से बात करते देख रजत थोड़ा उदास लग रहा था। अगर मुझे पता होता तो मैंने भी ग्रीन वैली हाई स्कूल के लिए अप्लाई किया होता। कोई बात नहीं, हम यहाँ घूम सकते हैं। योगेश बहुत खुश था। हम यहीं मिल सकते हैं। देखो, मेरा असुरा और तुम्हारी हनी एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से घुल मिल गए। यह कहते हुए योगेश ने आज्ञाकारी बिल्ली और कुत्ते को प्यार भरी नजरों से देखा। रजत के होठ फड़फड़ाए। योगेश के नजरिए से उसने यह नहीं देखा था कि हनी ने अभी अभी असुरा को एक जोरदार मुक्का मारा था। जब उन्होंने उनकी तरफ देखा तो उसने फिर से एक प्यारा और शरीफ होने का नाटक शुरू कर दिया था। तब जाकर रजत को पता चला कि उसकी बिल्ली कितनी चालाक है। उसे दिखावा करना भी आता था। अगर वे एक साथ खेलते रहे तो असुरा को पक्का मार मार कर अधमरा कर दिया जाएगा, है ना? हालांकि वह हनी का मालिक था, इसलिए वह केवल खामोश ही रह सकता था। हनी ने असुरा पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपने पंजों से हमला किया था। इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बाद में उन्हें अलग करना ही सबसे अच्छा था। योगेश को एहसास नहीं हुआ कि कैसे उसके असुरा को सताया जा रहा था। वह अभी भी बहुत अच्छे मूड में था। कैसा रहेगा अगर मैं आप लोगों को खाना खिलाऊं? चूंकि हम एक दूसरे को जानने के लिए सच में बहुत खुशकिस्मत है। योगेश एक बहुत ही प्यारा गोलमटोल लड़का था। उसकी मुस्कान चमकदार और जोश से भरी थी, जो लोगों को खुश कर देती थी। वे दोनों उसकी जिद और प्रस्ताव को स्वीकार किए बिना नहीं रह सके। हालांकि अगर वे किसी दुकान में घुसते तो असुरा और हनी को संभालना आसान नहीं होता। भले ही बिल्लियों और कुत्तों को बाहर टहलने की इजाजत थी, लेकिन ज्यादातर जगह उन्हें दुकान के अंदर जाने से मना कर देती थी। कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ, योगेश ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। बहुत जल्द वे चौराहे की चौथी मंजिल पर पहुंच गए, जहां एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट था। अंदर जाने पर एक मैनेजर जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने उनका स्वागत किया, जो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उन्हें एक रिजर्व्ड कमरे में ले गया। निशा शर्मा ने मेन्यू पर नजर डाली। सबसे सस्ती डिश की कीमत भी सैकड़ों रुपयों में थी। चलो भी, जो पसंद हो ऑर्डर करो, योगेश ने जोश से उनसे आग्रह किया। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। क्या तुम यही अक्सर आते हो? तरुणी ने पूछा। हाँ, यह जगह मेरी माँ की दोस्त की है, और मेरे पास एक वीआईपी कार्ड है। योगेश ने अपनी बातों को थोड़ा अटपटे ढंग से घुमाया। हालांकि निशा शर्मा ने इस बात पर गौर कर लिया था। निशा शर्मा समझ सकती थी कि योगेश के कपड़े कोई आम कपड़े नहीं थे। हालांकि उसे कपड़ों और जूतों की बहुत अच्छी परख नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने जो पहना है वह सस्ता नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से वह यहाँ इतने बेफिक्र और सहज अंदाज में पेश आ रहा था, और यह तथ्य कि वह लगभग राज उगल ही चुका था, निशा शर्मा ने अंदाजा लगा लिया था कि यह रेस्टोरेंट उसी के परिवार का है। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उसने उसके पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से तो उससे दोस्ती नहीं की थी। अगर असुरा न होता तो शायद उसकी उससे कभी मुलाकात ही न होती। बहुत जल्द खाना परोसा गया। उन्हें यह मानना पड़ा कि इतनी महंगी कीमत के बावजूद खाना सच में बहुत लाजवाब था। हालांकि निशा शर्मा और तरुण ने कुछ ही घंटे पहले अपना रात का खाना खाया था, लेकिन
भूख न होने के बावजूद उन्होंने थोड़ा बहुत खाना चखा। वे खाने का लुफ्त उठाते हुए गपशप करते रहे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी कई पसंद और रुचियां एक जैसी हो। असुरा और हनी निशा शर्मा के दोनों तरफ बैठे थे और सीधे उसी को घूर रहे थे। रजत और योगेश अपने अपने पालतू जानवरों के बगल में बैठे थे, लेकिन दुख की बात है कि उनके प्यारे जानवरों का पूरा ध्यान निशा शर्मा पर था और वे उन्हें एक नजर देख तक नहीं रहे थे। यह निशा शर्मा की गलती नहीं थी कि वह इतनी प्यारी थी, है ना। वे मजे से बातें कर रहे थे और बिल्ली और कुत्ता बीच बीच में आवाजें निकालते, जिससे पूरा नजारा मजेदार और जीवंत हो गया था। अचानक योगेश का फोन बजा। सॉरी, मुझे एक कॉल का जवाब देना है। योगेश ने फोन उठाया। चचेरे भाई, मैं फैंटास्टिक टेस्ट में हूँ। तुम भी यहाँ हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। क्या तुम यहाँ आना चाहते हो? एक मिनट रुको। उसने फोन के माइक्रोफोन पर हाथ रखा और पूछा, मेरा चचेरा भाई यहाँ आना चाहता है, क्या वह आ सकता है? क्यों नहीं? निशा शर्मा हंसी। उन्हें आने दो। ठीक है, योगेश ने सिर हिलाया और दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से कहा, तो फिर आ जाओ। रिजर्व कमरा नंबर 3। बहुत जल्द कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबा बेहद बेहद आकर्षक लड़का अंदर आया। जब निशा शर्मा ने उस लड़के का चेहरा साफ देखा तो उसकी आंखों के भाव हल्के से बदल गए। निहाल, तुम मुझे जानती हो? निहाल ने हैरानी से अपनी भौहें उठाई। मैंने आपको पहले टीवी सीरियल्स में देखा है। निशा शर्मा की अटूट मुस्कान कायम रही। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे यह पसंद है। भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे फैंस भी हैं। योगेश खुशी से चिल्लाया। ऐसा लगता है कि तुम सच में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। निहाल ने मुस्कुराते हुए उसका सिर थपथपाया। मैंने कब अपना समय बर्बाद किया है? मेरे बहुत सारे फैंस हैं, समझे, लेकिन यह पहली बार है जब मैं इतनी खूबसूरत फैन से मिला हूँ। अंदर कदम रखते ही निहाल ने पहली नजर में निशा शर्मा को देख लिया था और उसकी खूबसूरती देखकर वह सन्न रह गया था। उस हल्की और नरम रोशनी के नीचे ऐसा लग रहा था मानो निशा शर्मा का चेहरा एक धुंधली कोमल चमक से घिरा हुआ हो, जिससे उसके चेहरे के नैन नक्श और भी ज्यादा नाजुक और बेदाग लग रहे थे। निहाल को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए कुछ साल हो चुके थे। हालांकि वह बहुत मशहूर नहीं था, लेकिन उसने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी। हालांकि निशा शर्मा जैसी खूबसूरत लड़कियां बहुत कम और दुर्लभ थी। क्या तुम एक सेलिब्रिटी बनने में दिलचस्पी रखती हो? उसने बुरी ईमानदारी से पूछा। भाई, योगेश ने नाखुशी से नाक सिकोड़ी। बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धक्के खाना चाहता है? इसके अलावा उसके शब्दों से वह कोई ऐसा बुरा इंसान लग रहा था जिसके इरादे नेक न हो। अरे ओ शैतान, तुम क्या बात कर रहे हो? निहाल गुस्से में हंसने लगा और उसने एक बार फिर उसके सिर पर थप्पड़ मारा, लेकिन इस बार थोड़ी जोर से। मुझे बस यह लड़की बहुत खूबसूरत लगी, बस इतना ही। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे मारना बंद करो, योगेश ने चिढ़ते हुए कहा और उसके हाथ से बच गया। मैं बेवकूफ हो जाऊंगा। अपनी खुद की बेवकूफी के लिए दूसरों को दोष मत दो, निहाल ने उसे फिर से मारते हुए जवाब दिया, लेकिन इस बार बहुत कम ताकत से। बाकी तीनों की हैरान नजरों का सामना करने पर ही निहाल को होश आया। वो थोड़ा शर्मा गया और समझाते हुए बोला, उसके लिए माफी चाहता हूँ। हम हमेशा ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। कोई बात नहीं, निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अब दोनों की इस नजदीकी से ईर्ष्या हो रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक भाई हो। निहाल भी मुस्कुराया। मैं इससे 10 साल बड़ा हूँ और जब से यह बच्चा था तब से मेरे पीछे पीछे भागता रहा है। मैं इसके भाई और चाचा दोनों जैसा हूँ। निहाल 26 साल का था। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और कड़ी मेहनत की, लेकिन वह अभी तक बहुत मशहूर नहीं हो पाया था, वरना वह इतनी शांति और बेफिक्री से यहाँ नहीं आ पाता। मशहूर सितारे इतनी आसानी से सार्वजनिक जगहों पर आने की हिम्मत नहीं करते थे। हाय असुरा, उसने असुरा की तरफ देखा। तुम भी यहाँ हो? बम! असुरा भी निहाल को जानता था। उसने तुरंत पूरे जोश के साथ उसका अभिवादन किया। असुरा तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया है, निहाल ने असुरा का सिर सहलाते हुए कहा। बम! असुरा ने अपना पंजा निशा शर्मा के हाथ पर रख दिया। ओह, तो क्या यह तुम्हारी नई दोस्त है? निहाल मुस्कुराया। यह तो अच्छी बात है। हाँ, मैं तो तुम लोगों का परिचय करवाना भूल ही गया, योगेश ने कहा। यह निशा शर्मा है, वह रजत है और
यह तरुण है, मैं इन सबसे आज ही मिला हूँ। यह मेरा चचेरा भाई निहाल है, जो एक डी लिस्ट फ्लॉप एक्टर है। क्या तुम्हें मार खानी है? डी लिस्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? निहाल चिढ़कर हंसा। योगेश उसके मुक्के से बचाव और अपना बचाव करते हुए बोला, तुम एक फ्लॉप एक्टर ही तो हो। निशा के अलावा भला कितने लोग तुम्हें पहचानते होंगे? ऐसा मत कहो, निशा शर्मा बीच में बोली। निहाल भैया की एक्टिंग बहुत अच्छी है, जब उन्हें सही मौका मिलेगा तो वे बहुत मशहूर होंगे। बिल्कुल, निहाल ने योगेश पर नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं एक बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, और जब तुम मुझसे ऑटोग्राफ मांगोगे तो मैं तुम्हें मना कर दूंगा। रहने भी दो, कौन जानता है कि तुम कब मशहूर होंगे? योगेश ने जवाब में नाक सिकोड़ी। अगले महीने मेरा एक नया शो आ रहा है, शायद तब तक मैं मशहूर हो जाऊं। निहाल ने अपने चचेरे भाई की तुलना में भी बहुत बोला था। क्या तुम अपने उस नए शो में अभी भी एक सपोर्टिंग एक्टर नहीं हो? भला तुम कितने मशहूर हो सकते हो? योगेश ने बिना किसी लिहाज के पूछा। तुम्हें कैसे पता कि मैं मशहूर नहीं होऊंगा? शायद इस बार मैं सच में मशहूर हो जाऊं। निहाल ने पलटकर जवाब दिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। उन दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ इस तरह नोकझोंक करते देख निशा शर्मा मुस्कुरा दी। जाहिर है वह उन्हें यह नहीं बता सकती थी कि निहाल सच में एक महीने बाद मशहूर हो जाएगा। वह एक कॉस्ट्यूम ड्रामा ऐतिहासिक नाटक था, जिसमें निहाल एक प्यार करने वाले सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका निभाने वाला था। वह हीरोइन के लिए बहुत अच्छा था और उसने उसके लिए बहुत सी चीजें की थी, लेकिन अंत में हीरोइन ने फिर भी उसी लीड एक्टर को चुना जो उस पर हुक्म चलाता था। वह लीड एक्टर एक मशहूर आइडल और हार्ट थ्रोब था, लेकिन सीईओ के किरदार के रूप में उसके हावी होने वाले रवैये ने लोगों को बहुत निराश किया था। उस हार्ट थ्रोब की घटिया और शर्मनाक एक्टिंग के साथ मिलकर वह दबंग सीईओ का किरदार एक गुंडे और मौली जैसा लगने लगा था, और दर्शकों ने हीरोइन को उसकी इस बेवकूफी भरी पसंद के लिए जमकर कोसा था। हालांकि निहाल ज्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, खास तौर पर हीरोइन के प्रति उसका समर्पण, जिसने बहुत सी लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। लीड एक्टर और हीरोइन जितनी ज्यादा शिकायतों और आलोचनाओं का शिकार हुए, निहाल उतनी ही ज्यादा मशहूर होता चला गया। बेशक निशा शर्मा निहाल से इसलिए इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं थी क्योंकि वह मशहूर हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि बाद में जो कुछ हुआ था वह बहुत ही खास था। मुझे सच में माफ करना, मैंने फिर से हमारा मजाक बनवा दिया। निहाल ने आखिरकार योगेश के साथ बहस करना बंद कर दिया था। कोई बात नहीं, तरुण और रजत ने उन्हें तसल्ली देते हुए तुरंत अपना सिर हिलाया। हालांकि यह कहना थोड़ा गुस्ताखी होगी, लेकिन मेरा चचेरा भाई थोड़ा बेवकूफ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझदारी दिखाएंगे और इसकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। निहाल, योगेश ने गुस्से में कहा, क्या वो उससे मिलने आया था या उसकी बेइज्जती करने? बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें योगेश से मिले हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन वे पहले ही उसके असली स्वभाव को समझ चुके थे। जैसा कि निहाल ने कहा था, योगेश थोड़ा भोला और नासमझ था। आजकल ऐसे प्यारे और नासमझ बच्चे बहुत कम ही मिलते थे, इसीलिए उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। हम दोस्त हैं, हम पक्का एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तरुण ने सिर हिलाया। रजत और निशा शर्मा ने भी हाँ में सिर हिलाया। हालांकि वे अभी अभी मिले थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ एक खास अपनापन महसूस कर रहे थे। निहाल के आने से पहले ही वे बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे। म्याऊं। असुरा और हनी ने भी अपना समर्थन दिखाया। अरे यह प्यारी सी चीज कौन है? निहाल की आंखें चमक उठी। यह हनी है, रजत ने बिल्ली का परिचय दिया। यह असुरा की एक अच्छी दोस्त है। म्याऊं। हनी चिल्लाई। उसकी आवाज में बहुत चिढ़ थी। क्या उन्हें लगता था कि वह उनकी बातें नहीं समझ सकती? असुरा तो उसका दुश्मन था। कितनी प्यारी है। निहाल सच में नहीं समझ सका कि हनी क्या कह रही थी। वह बस इस प्यारी बिल्ली पर पूरी तरह से फिदा था। मैं हमेशा से ही एक बिल्ली पालना चाहता था, लेकिन मुझे कभी समय ही नहीं मिला, उसने उदास होते हुए समझाया। तुम, असुरा चिल्लाया, मानो बिल्लियों के प्रति उसकी पसंद का विरोध कर रहा हो। बेशक मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। निहाल ने फिर से असुरा का सिर सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला। हालांकि निशा शर्मा को एक बिल्ली और एक कुत्ते से घिरा हुआ देखकर वह थोड़ा उत्सुक था। ये दोनों निशा कमाल की हैं। योगेश तुरंत उत्साहित हो गया। आपको नहीं पता, लेकिन वह जानवरों से बात कर सकती है और समझ सकती है कि वे क्या कह रहे हैं। निहाल, तरुण और रजत ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वह बेवकूफ था? निशा शर्मा भी हंस पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि योगेश इतना प्यारा होगा।
कोई आश्चर्य नहीं कि निहाल उसके बारे में इतना चिंतित था कि वह पक्का करने के लिए यहाँ तक आ गया। सच में? निहाल ने हल्का सा खांसा, फिर उत्सुकता से निशा शर्मा की तरफ देखा। क्या तुम सच में इनसे बात कर सकती हो? हालांकि योगेश थोड़ा भोला था, लेकिन निशा शर्मा में पक्का कुछ खास होना चाहिए जिसकी वजह से वह उसकी इतनी तारीफ कर रहा था। कुछ हद तक। निशा शर्मा ने शांति से सिर हिलाया, फिर उसने बिल्ली और कुत्ते की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि वह कुछ कहती, हनी और असुरा पहले ही अपने सिर करीब ला चुके थे और उसके हाथों पर आगे पीछे रगड़ रहे थे। इस नजारे ने योगेश और रजत दोनों को ईर्ष्या से भर दिया। अपने दाएं और बाएं पालतू जानवरों को गले लगाने का यह एहसास पक्का बहुत अच्छा होता होगा। निहाल ने भी हैरानी से इस नजारे को देखा। अगर असुरा न होता तो शायद उसने बस यही सोचा होता कि यह पालतू जानवर सच में बहुत आज्ञाकारी है। लेकिन असुरा योगेश का कुत्ता था और योगेश ने कहा था कि आज वे पहली बार एक दूसरे से मिले थे। यह केवल पहली मुलाकात थी और असुरा पहले से ही निशा शर्मा के इतने करीब था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में जानवरों से बात करना जानती हो? लेकिन अभी और भी बहुत कुछ था। निशा शर्मा ने कहा, बैठ जाओ। इस आदेश के साथ हनी और असुरा तुरंत पीछे हटे और बिना अपनी आंखें झपकाए कुर्सी पर उकड़ बैठ गए। 3 बार आवाज निकालो, भौं भौं भौं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। खड़े हो जाओ। बिल्ली और कुत्ता तुरंत अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उठा लिया। इस नजारे ने बाकी लोगों को सन्न कर दिया। उसने उन्हें कब ट्रेनिंग दी? रजत और योगेश तो और भी ज्यादा हैरान थे। क्या ये अभी भी उनके अपने पालतू जानवर थे? वे कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी थे और उन्हें नंबर भी आते थे। तालियों की आवाज गूंज उठी। निहाल ने तुरंत तालियां बजानी शुरू कर दी। यह कमाल है। निशा शर्मा सच में छोटे जानवरों के साथ संवाद कर सकती थी। तालियां बजाने के बाद उसने अचानक कहा, मैं एक ऐसी प्रोडक्शन टीम को जानता हूँ जो एक ऐसे एक्टर की तलाश में है जो जानवरों के करीब जा सके। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? हालांकि निहाल अभी मशहूर नहीं था, लेकिन वह इस इंडस्ट्री में इतने लंबे समय से था कि वह काफी लोगों को जानता था। एक डायरेक्टर अब एक नए शो की तैयारी कर रहे थे और इसके लिए एक्टर्स अभी तक नहीं मिले थे। इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल था जिसके केवल कुछ ही सीन थे जिसमें एक्टर को जानवरों के काफी करीब होना था। इसमें शामिल जानवर सिर्फ साधारण बिल्लियां और कुत्ते नहीं थे, बल्कि कुछ काफी ताकतवर जंगली जानवर भी थे। बेशक इन जानवरों की जगह स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि ये डायरेक्टर बहुत ही सख्त और परफेक्शनिस्ट था। अगर वे असली लोगों और असली चीजों के साथ सीन शूट कर सकते थे तो वे स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। ऐसा तो था नहीं कि वे अस्तित्वहीन ड्रैगन थे। वे तो बस असली बाघ और शेर थे। उन्हें स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत ही क्यों पड़ती? कोई भी असली जानवरों और स्पेशल इफेक्ट्स के बीच का अंतर आसानी से बता सकता है। हालांकि इससे एक और समस्या खड़ी होगी। अगर वो असली जानवरों का इस्तेमाल करना चाहते थे तो एक्टर की सुरक्षा की गारंटी देना थोड़ा मुश्किल था। यह किरदार जानवरों के राजा या रानी के बराबर था, इसलिए एक्टर को जानवरों के बहुत करीब जाना था। यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, भले ही कोई एनिमल ट्रेनर आसपास ही क्यों ना हो। बेहतर प्रभाव पाने के लिए डायरेक्टर चाहते थे कि एक्टर इसे खुद करे, इसलिए किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या हो अगर कुछ हो जाए? यह बहुत ही खौफनाक होगा। इसके अलावा इस रोल के लिए ज्यादा सीन नहीं थे, तो भला कोई भी एक्टर इतनी मुसीबत क्यों मोल लेता? इसलिए स्थिति थोड़ी अजीब और मुश्किल हो गई थी। हालांकि अंत में अगर सच में कोई सही इंसान नहीं मिलता तो हो सकता है डायरेक्टर को हार मानकर स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लेना पड़े, लेकिन ऐसा आखिरी मिनट तक नहीं होगा। जब निहाल ने निशा शर्मा की काबिलियत देखी तो उसे इसी रोल का ख्याल आया। हालांकि कुछ बड़े एक्टर्स के लिए यह रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अगर आप इसे सच में अच्छी तरह से निभाते हैं तो बात कुछ और ही होगी। निशा शर्मा इसके लिए एकदम सही थी। वह खूबसूरत थी और सबसे अहम बात, जानवर उसे पसंद करते थे। इस रोल में जानवरों के बहुत करीब जाने की जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसे पाने का एक बहुत अच्छा मौका है। उसने निशा शर्मा को समझाया। डायरेक्टर जतिन सरीन की काबिलियत को कम नहीं आंकना चाहिए। डायरेक्टर जतिन सरीन? रजत हैरान था। क्या ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने श्री लाइफ टाइम लव 3 जन्मों का प्यार बनाई थी? हाँ, निहाल ने सिर हिलाया। ये वही है। वे काफी मशहूर डायरेक्टर हैं, रजत ने खुशी से कहा। 3 लाइफ टाइम लव एक प्रेमी जोड़े के 3 अलग अलग जन्मों की कहानी थी।
एक बार प्राचीन काल में, एक बार आजादी से पहले के दौर में, और आखिरी बार आधुनिक समय में। अगर ये एक टीवी सीरीज होती तो इसके दर्जनों एपिसोड बन सकते हैं। हालांकि इन 3 जन्मों के रिश्तों को महज 2 घंटे में समेटना सच में डायरेक्टर की काबिलियत का एक बड़ा इम्तिहान था। यह रोमांटिक फिल्म 2 साल पहले रिलीज हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रिव्यू दोनों बहुत शानदार थे। जिन एक्टर्स ने हीरो और हीरोइन का किरदार निभाया था वे इस फिल्म की वजह से बहुत मशहूर हो गए थे और वे अपने करियर के एक बहुत ऊंचे मुकाम पर थे। जब लोग फिल्में देखते थे तो वे आमतौर पर सिर्फ एक्टर्स और कहानी पर ध्यान देते थे, डायरेक्टर की परवाह नहीं करते थे। लेकिन 3 लाइफ टाइम लो की कामयाबी के बाद जतिन सरीन के नाम पर भी दर्शकों ने ध्यान देना शुरू कर दिया था। निशा, यह एक बहुत ही शानदार मौका है, रजत ने उसे गंभीरता से बताया। ये डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। बेशक निशा शर्मा जानती थी कि डायरेक्टर जतिन सरीन बहुत अच्छे हैं और उनका काम भी बहुत बेहतरीन था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना बड़ा इत्तेफाक होगा। निहाल ने जिस शो का जिक्र किया था वह उसने अपने पिछले जन्म में देखा था। वह शो बाद में सच में बहुत मशहूर हो गया था और जिस एक्ट्रेस ने जानवरों की रानी का किरदार निभाया था वह भी रातों रात स्टार बन गई थी। वह एक्ट्रेस थी नेहा शर्मा। यह सोचकर निशा शर्मा यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि आखिर हर चीज का नेहा शर्मा से कोई न कोई वास्ता कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं इसके लिए कोशिश करूंगी, उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगर तुम एक स्टार होती तो मैं तुम्हारे लिए चीयर करता, योगेश ने तुरंत अपने हाथ उठाते हुए कहा। हा, निहाल ने कहा, यह भोला भला बच्चा कहाँ से आ गया, इसे यहाँ से ले जाना चाहिए। तुम किस बात पर हा कर रहे हो, योगेश ने उस पर नाक सिकोड़ते हुए कहा। अपनी खुद की हालत देखो, अगर मैंने तुम्हारे लिए चीयर करने की हिम्मत भी की तो आंटी मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। निहाल के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो इस इंडस्ट्री में कदम रखे, लेकिन उसने ऐसा करने की जिद पकड़ ली थी। हालांकि वे निहाल को उसकी जिद पर अड़े रहने से रोक नहीं पाए, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी कोई मदद भी नहीं की और उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। अगर वह बुरी तरह विफल हो जाता तो वह स्वाभाविक रूप से वापस लौट जाता। निहाल उस मशहूर कहावत का सबसे सटीक उदाहरण था, अगर तुम एक्टिंग में सफल नहीं हो सके तो तुम्हें घर जाकर अपने परिवार का बिजनेस संभालना पड़ेगा। हालांकि बहुत कम लोग ही उसकी स्थिति के बारे में जानते थे। निशा शर्मा यह बात जानती थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह और योगेश चचेरे भाई थे। योगेश के साथ अपनी नोकझोंक के बाद निहाल ने निशा शर्मा की तरफ देखा। मैं तुम्हें केवल एक मौका दिला सकता हूँ, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यह रोल तुम्हें ही मिलेगा। उसे यह बात साफ साफ बतानी थी, वरना हो सकता है बाद में निशा शर्मा उससे शिकायत कर दी और वह अच्छा नहीं होता। मैं समझती हूँ, निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। बहुत बढ़िया, निहाल ने एक चमकदार मुस्कान दिखाई। मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है। मुझे भी, रजत ने सिर हिलाया। तुम यह कर सकती हो, तरुण ने भी हामी भरी। पौ म्याओ, बिल्ली और कुत्ते सहित वहां मौजूद सभी लोगों ने निशा शर्मा के लिए अपना समर्थन जताया। वह खूबसूरत थी और उसमें काफी टैलेंट था। अगर डायरेक्टर जतिन सरीन को सच में इस रोल के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत थी तो यह रोल पक्का उसी का था। चलो निशा की कामयाबी के लिए टोस्ट करते हैं। योगेश ने निशा शर्मा को रोल मिलने की खुशी में टोस्ट करने के लिए अपना कप उठाया। बाकी लोगों ने भी अपना कप उठा लिए। सभी को इतना उत्साहित देखकर निशा शर्मा अपने चेहरे की मुस्कान को रोक नहीं पाई। आप सभी का शुक्रिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। टोस्ट करने के बाद निहाल ने निशा शर्मा के साथ कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर की और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद काफी देर हो चुकी थी, इसलिए निशा शर्मा भी वापस जाने के लिए तैयार हो गई। उसे जाता देख हनी और असुरा दोनों बेचैन हो गए और उसके पीछे पीछे जाना चाहते थे। रजत और योगेश के होठ फड़फड़ाए। वे इस स्थिति में खुद को बेहद लाचार महसूस कर रहे थे। हम भविष्य में फिर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अच्छे से रहना होगा। अगर तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम अच्छे नहीं हो तो मैं तुम्हें नजरअंदाज करूंगी। निशा शर्मा ने उन दोनों छोटे जीवों के सिर पर हल्का सा थपथपाया और चेतावनी दी। वह मुड़ी और उन दोनों मालिकों से बोली, अगर ये बदमाशी करे तो मुझे बताना, ठीक है। रजत की आंखें घूमी और उसने अचानक हनी से कहा, हनी यहाँ आओ। हनी ने उसकी तरफ देखा लेकिन अपनी जगह से हिली तक नहीं। देखो निशा, हनी बदमाशी कर रही है, उसने तुरंत शिकायत की। म्याओ। हनी अचानक सुन रह गई। हैरानी के कारण उसकी आंखें गोल हो गई। अगर तुम अच्छे से नहीं रहोगी
निशा शर्मा ने हल्का सा खांसा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, हनी बिजली की तेजी से रजत की बाहों में कूद पड़ी। असुरा निशब्द था। यह किस तरह की चाल थी? योगेश ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने असुरा को आदेश दिया, असुरा यहाँ आओ। असुरा ने उसे चिढ़ते हुए देखा, लेकिन फिर भी चलकर उसके पास चला गया। उन दोनों बेचारे मालिकों ने एक दूसरे को देखा। वे आखिरकार इन दोनों से निपटने का एक तरीका खोजकर बहुत खुश थे। निशा शर्मा हंसी और उसने अपना सिर हिलाया। उसी पल उसका फोन बज उठा। विक्रम ओबरॉय, तुम अभी कहाँ हो? जैसे ही उसने कॉल का जवाब दिया, विक्रम ओबरॉय की आवाज एक ऐसे दबाव के साथ गूंजी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। निशा शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और रूखेपन से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या? बात करने के बाद उसने फोन काट दिया। क्या हुआ? निशा शर्मा की इस प्रतिक्रिया से हर कोई हैरान था। कुछ नहीं, बस एक परेशान करने वाला कॉल था। निशा शर्मा शांत दिख रही थी। हम कहाँ थे? ओ हाँ। दूसरी तरफ विक्रम ओबरॉय ने हैरानी से फोन की और देखा। वह काफी देर तक इस सदमे से बाहर नहीं आ सका। उसने उसका फोन काट दिया। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। यह पहली बार था जब किसी ने उसका फोन काटा था। जब वह चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा था, तभी फोन बज उठा। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो उसके भाव एक बार फिर गंभीर हो गए। क्या है? उसका लहजा बहुत आक्रामक था। क्या बकवास बड़े ओबरॉय, क्या तुमने अभी भी डायनामाइट खाया है? दूसरी तरफ से एक मजाक की आवाज आई। क्या हुआ? क्या किसी खूबसूरत लड़की ने तुम्हें ठुकरा दिया? बकवास बंद करो, विक्रम ओबरॉय ने गुस्से में डांटा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इतना गुस्सा? पक्का तुम्हें बहुत बुरी तरह से ठुकराया गया है। यह तो अविश्वसनीय है। यह हंसी सुनकर विक्रम ओबरॉय का चेहरा काला पड़ गया। जयंत, तुम चाहते क्या हो? जयंत पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वह अभी भी बहुत खुश था जब उसने जवाब दिया, हर्षवर्धन सही कह रहा था, तुम्हें सच में ठुकरा दिया गया है। विक्रम ओबरॉय ने अपना गुस्सा दबाया और सर्द आवाज में कहा, जयंत। वह गुर्राया नहीं, लेकिन उसमें छिपी धमकी का एहसास उसके गुर्राने से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। जयंत काफी हंस चुका था। वह कुछ बार खांसा, फिर उसने खुद को शांत किया। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये शब्द कहने के बाद विक्रम ओबरॉय ने फोन काट दिया, लेकिन जल्द ही फोन फिर से बजा और जयंत एक बार फिर बात करने लगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी पारिवारिक कंपनी को अफ्रीका में एक ब्रांच मैनेजर की जरूरत है, विक्रम ओबरॉय ने सर्द आवाज में टिप्पणी दी। अरे नहीं, जयंत तुरंत चिल्लाया, मैं सच में यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? विक्रम ओबरॉय ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार था। हालांकि मैं अन्य मामलों में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं पुरुषों और महिलाओं के बीच के भावनात्मक मामलों के बारे में कुछ जानता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अभी फोन मत काटना, जयंत चिल्लाया। मैं गलत था, ठीक है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तुम्हें अभी अभी किसी लड़की ने ठुकराया है। विक्रम ओबरॉय का चेहरा पहले ही सर्द पड़ चुका था। असल में लड़कियों को संभालना बहुत आसान होता है। जब तक तुम मेरे कहे अनुसार करोगे, सब ठीक हो जाएगा। जयंत ने दूसरी तरफ से गंभीरता से वादा किया। विक्रम ओबरॉय की उंगली कॉल काटने वाले बटन पर ही रुक गई। इस बीच निशा शर्मा सड़क के किनारे अपने कुछ दोस्तों को अलविदा कह रही थी। हनी, असुरा, अच्छे से रहना, ठीक है? दीदी जल्दी ही तुमसे मिलने आएगी। जाने से पहले उसने उनके सिर सहलाए। म्याऊं, भौं। बिल्ली और कुत्ते ने उसे दयनीय रूप से देखा। वे उससे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और जाने का समय हो गया था। तुम लोग जाओ, हम खुद वापस जा सकते हैं, तरुण ने उनसे कहा। हम तुम्हारे कार में बैठने का इंतजार करेंगे, हमारा घर पास ही है, और वैसे भी ये इतनी जल्दी जाना नहीं चाहते, रजत ने कहा। भौं, म्याऊं। उस स्थिति में ऐसा ही सही। तरुण और निशा शर्मा ने हार मानते हुए एक दूसरे की ओर देखा। फिर वे टैक्सी बुलाने के लिए सड़क के किनारे की तरफ देखने लगे। अचानक एक काली कार उनके सामने आकर रुकी। जब कार का दरवाजा खुला तो उसमें से बाहर निकलने वाले व्यक्ति को देखकर निशा शर्मा का चेहरा उतर गया। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? उसने सख्ती से पूछा। वह व्यक्ति विक्रम ओबरॉय था। इससे निशा शर्मा बहुत असहज हो गई। क्या वह उस पर नजर रख रहा था? उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामान्य तौर पर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि उसे यह सोचना बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, जिससे उसकी आजादी छिन जाए।
निशा शर्मा की नाराजगी देखकर विक्रम ओबरॉय के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें अभी कॉल किया था तो मैं पास में ही था। मैं निकलने ही वाला था कि मैंने तुम्हें सड़क पर कार का इंतजार करते देखा। सच में? निशा शर्मा ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बेशक, विक्रम ओबरॉय ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हें यह तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे पीछे अपने लोग लगाए हैं, है ना? निशा शर्मा हंसी। उसके होठों का कोना फड़फड़ाया। विक्रम ओबरॉय निशब्द था। क्या मैं तुम्हारी नजर में इतना अविश्वसनीय हूँ? उसने पूछा। निशा शर्मा ने अपनी नाक सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका रवैया उसकी सहमति जताने के लिए काफी था। इस बात ने विक्रम ओबरॉय को थोड़ा गुस्सा दिला दिया। हालांकि जयंत की बातों को याद करते हुए वह केवल अपनी हताशा को पीकर आगे बढ़ सकता था। आप लोग अलग अलग कद के इन तीनों नौजवानों को देखकर वह मन ही मन टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। यह वाला लंबा नहीं था, वह वाला बहुत पतला था, और एक नाटा और गोल मटोल भी था। ओह, और एक गोल्डन रिट्रीवर और एक चिनचिला बिल्ली की एक नस्ल भी थी। वे सब अभी भी बच्चे ही तो थे। इसके अलावा निशा शर्मा के चरित्र को जानते हुए भले ही वह डेटिंग कर रही हो, वह उन्हें अपना बॉयफ्रेंड के रूप में कभी नहीं देखेगी। तरुण और बाकी लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्रम ओबरॉय मन ही मन उनकी बेइज्जती कर चुका है। ये मेरे दोस्त हैं, निशा शर्मा ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उनका परिचय नहीं करवाना चाहती। विक्रम ओबरॉय ने एक भौं उठाई, उसकी तरफ देखा और फिर उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। हेलो, मैं विक्रम ओबरॉय हूँ। विक्रम ओबरॉय कहते ही उस समूह को उसकी मौजूदगी से एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। निशा शर्मा विक्रम ओबरॉय को गंभीरता से न लेने का जोखिम उठा सकती थी, लेकिन वे नहीं। हालांकि विक्रम ओबरॉय जवान और हैंडसम था, बिल्कुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उन हार्ट थ्रोब सितारों की तरह, लेकिन उसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि उनके माता पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली। रजत और योगेश ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। हेलो, मैं रजत हूँ, निशा का दोस्त। मैं योगेश हूँ। उन दोनों से हाथ मिलाने के बाद विक्रम ओबरॉय तरुण की ओर मुड़ा। हेलो। तरुण की आंखें झपकी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं तरुण हूँ। मैं स्कूल में निशा के साथ वाली डेस्क पर बैठता हूँ। वे एक डेस्क शेयर करते हैं। विक्रम ओबरॉय को लगा कि तरुण का हाथ थोड़ा छोटा है और बिल्कुल भी मर्दाना नहीं है। जब उसने डेस्कमेट शब्द सुना तो उसके भाव थोड़े बदल गए और फिर वह मुस्कुराया। सच में? तो फिर कृपया हमारी निशो का ख्याल रखना। निशु? निशा शर्मा के भाव सुन पड़ गए। उनका क्या रिश्ता था? उसे निशु कहकर बुलाने का हक किसने दिया? विक्रम ओबरॉय? निशा शर्मा को लगा कि वह सच में समझ से बाहर है और वह गंभीर हुए बिना नहीं रह सकी। ओह हाँ, हमें भी वापस चलना चाहिए। विक्रम ओबरॉय ने अपना हाथ पीछे खींचा, मुस्कुराते हुए और बहुत ही स्वाभाविक रूप से बोलते हुए कहा। निशा शर्मा का मुंह फड़फड़ाया। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह उसे एक जोरदार मुक्का झड़े और उसे होश में लाए। वह किस हम की बात कर रहा था? म्याऊ भौ। निशा शर्मा की भावनाओं को महसूस करते हुए असुरा और हनी दोनों विक्रम ओबरॉय पर चिल्लाने लगे। असुरा ने उस पर अपने दांत दिखाए, जबकि हनी ने अपनी पीठ मोड़ी और अपने रोए फुला लिए। बिल्ली और कुत्ता दोनों इस समय लड़ने की मुद्रा में थे। विक्रम ओबरॉय उनकी प्रतिक्रिया से हैरान रह गया। बिल्ली और कुत्ता स्पष्ट रूप से काफी शांत स्वभाव के लग रहे थे, तो वे अचानक इतने खूंखार क्यों हो गए? हनी, असुरा, दोनों मालिक जल्दी से अपने बच्चों को शांत करने के लिए दौड़े। फिर उन्होंने उलझन में विक्रम ओबरॉय को देखा। विक्रम ओबरॉय को भी अपने साथ नाइंसाफी महसूस हुई। उसे कैसे पता चला कि उसने उन्हें कब उकसाया? इस गहमा गहमी के बीच एक और कार वहां आ पहुंची। कार को देखकर तरुण के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। एक लंबा आदमी तेजी से कार से बाहर निकला। छोटे तरुण? वह आदमी पास आया और उसने सावधानी से उस समूह की ओर देखा। तुम अभी तक वापस नहीं आए? वह आदमी करीब 25 या 26 साल का था और उसकी लंबाई लगभग विक्रम ओबरॉय के बराबर ही थी। वह भी काफी हैंडसम था और उसके एकदम फिटिंग वाले सूट से उसका गठीला शरीर साफ झलक रहा था। उसका प्रभाव बहुत मजबूत था और उसमें एक ऐसा रुतबा था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। जब वह और विक्रम ओबरॉय एक साथ खड़े हुए तो लोग यह सोचकर परेशान हुए बिना नहीं रह सके कि वे दोनों अचानक लड़ना न शुरू कर दे। निशा शर्मा ने गौर किया कि उस आदमी के आते ही तरुण का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें थोड़ी झपक रही थी। माधव भैया?
तरुण का शरीर थोड़ा तनाव में लग रहा था। मैं बस वापस जाने ही वाला हूँ, ज्यादा देर मत करना। माधव की आंखें थोड़ी झुकी हुई थी। वह थोड़ा उदासीन लग रहा था, लेकिन फिर भी तरुण को लेकर काफी चिंतित था। बच्चों को जल्दी आराम करना चाहिए, वरना उनकी लंबाई नहीं बढ़ती। बात करते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और तरुण की लंबाई की ओर देखा। वह बहुत असंतुष्ट लग रहा था। तरुण के होठ फड़फड़ाए और उसने कड़ेपन से कहा, मुझे पता है। माधव के सामने तरुण को इतना घबराया हुआ देखकर निशा शर्मा अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई कहानी है। और आप लोग? माधव ने एक तीखी नजर से समूह की ओर देखा। जब उसने विक्रम उबरे को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसके जबड़े थोड़े कस गए। रजत और योगेश अपनी गर्दन सिकोड़े बिना नहीं रह सके और वे एकदम निशब्द महसूस कर रहे थे। निशा शर्मा और तरुण दोनों के ही बड़े इतने सख्त और डरावने क्यों थे? हेलो, मैं विक्रम ओबरे हूँ। विक्रम ओबरे अपने होठों के कोने पर मुस्कान लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। उसका नाम सुनकर माधव ने भौहें सिकोड़ी। विक्रम ओबरे, राजधानी शहर से? विक्रम ओबरे की मुस्कान और भी ज्यादा मासूम हो गई जब उसने जवाब दिया, हाँ, राजधानी शहर से। माधव बजाज। हेलो माधव बाबू। विक्रम ओबरे की मुस्कान वैसी ही रही। माधव ने अपनी आंखें थोड़ी उठाई। उसके पतले होठ हल्के से ऊपर उठे। हेलो मास्टर विक्रम। उनके इस टकराव को देखकर हर किसी को एक खतरनाक चिंगारी हुई उड़ती हुई दिखाई दी और लगा कि वे दोनों अगले ही सेकंड में लड़ने वाले हैं। रजत और योगेश ने एक दूसरे को देखा और पीछे हटे बिना नहीं रह सके। मौसम गर्म हो रहा था, तो फिर इन दोनों के आते ही तापमान इतना सर्द क्यों हो गया था? असुरा और हनी ने भी अपना गुस्सा दबा लिया और चुपचाप अपने मालिकों के बगल में दुबक कर बैठ गए। उनमें जानवरों वाली सहज वृत्ति थी और वे जानते थे कि इन दोनों लोगों से पंगा नहीं लिया जा सकता। यह, माधव ने वहां मौजूद एकमात्र लड़की की ओर देखा। हेलो, मेरा नाम निशा शर्मा है। मैं स्कूल में तरुण के साथ वाली डेस्क पर बैठती हूँ। निशा शर्मा ने माधव को एक दोस्ताना मुस्कान दी। एक ही डेस्क? माधव ने उसे एक अजीब और असहज नजर से देखा। यह देखकर विक्रम ओबरे की मुस्कान सर्द हो गई। हमें अपने निशु का ख्याल रखने के लिए तरुण का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह सुनकर माधव के भाव हल्के से बदले और उसमें हैरानी की झलक थी। उसने निशा शर्मा से लेकर विक्रम ओबरे तक आगे पीछे देखा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान अधिक सच्ची थी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी छोटे तरुण का ख्याल रखने के लिए इसकी क्लासमेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वे क्लासमेट्स है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रम ओबरे अपनी कोई भी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। उन दोनों को इस तरह आगे पीछे बहस करते देख निशा शर्मा का मुंह फड़फड़ाया। उसकी इच्छा हो रही थी कि असुरा उन्हें काट ले। वे खुद को समझते क्या थे जो ये बात कह रहे थे? हालांकि निशा शर्मा तरुण को लेकर ज्यादा चिंतित थी। तरुण का चेहरा पहले थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन अब वह थोड़ा लाल हो गया था। तरुण, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? विक्रम ओबरे से बात कर रहा माधव तुरंत पीछे मुड़ा और उसे परेशान करते हुए पूछने लगा, क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तरुण थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसे तसल्ली देते हुए बोला, सब ठीक है, मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही है। क्या तुम सच में ठीक हो? निशा शर्मा अभी भी चिंतित थी। मैं ठीक हूँ सच में, मुझे अब गर्मी नहीं लग रही। तरुण ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। वह वापस अपने सामान्य रूप में आ गया था। अगर तुम्हें ठीक न लगे तो मुझे बताना मत भूलना। बिल्कुल। उन दोनों को एक दूसरे की इस तरह परवाह करते देख किनारे खड़े उन दोनों आदमियों को यह नजारा काफी परेशान करने वाला लगा। माधव बजाज ने भौहें सिकोड़ी। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें बताओ, सब कुछ खुद ही मत सहो। मैं सच में ठीक हूँ, तरुण ने लगभग कसम खाते हुए कहा। तो फिर ठीक है, चलो वापस चलते हैं, माधव बजाज ने कहा। कल तुम्हारी क्लास भी है। एक छात्र के लिए इतनी रात तक बाहर रहना सही बात नहीं थी। ठीक है, तरुण ने दब्बू होकर सिर हिलाया। वह बहुत आज्ञाकारी लग रहा था। हमें भी वापस चलना चाहिए, विक्रम ओबरे ने निशा शर्मा से कहा। मैं खुद वापस चली जाऊंगी। निशा शर्मा ने उसे घूर कर देखा। वैसे भी हमारे रास्ते अलग हैं, इसलिए आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। निशा शर्मा ने इनकार से विक्रम ओबरे को अजीब स्थिति में डाल दिया। आखिर यह लड़की इतनी जिद्दी क्यों थी? कोई बात नहीं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ और इस समय टैक्सी मिलना आसान नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने देखा
कि निशा शर्मा ने सड़क की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा दिया है। अगले ही पल एक खाली टैक्सी वहां आ पहुंची। विक्रम ओबरॉय के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। टैक्सी रुकी और ड्राइवर ने कार का शीशा नीचे किया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसका सामना विक्रम ओबरॉय की सर्द और खौफनाक नजरों से हुआ और वह कांपे बिना नहीं रह सका। वह आंखें बहुत डरावनी थी। छोड़ो इसे, अपनी जान बचाकर भागना ही बेहतर था। माफ कीजिएगा, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने एक्सीलरेटर दबाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। टैक्सी को नजरों से ओझल होते देख हर कोई खामोश हो गया। देखा, यह शिफ्ट बदलने का समय है। अब टैक्सी मिलना मुश्किल है। विक्रम ओबरॉय ने अपने हाथ फैलाते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहा। पीछे खड़े रजत और योगेश ने एक दूसरे को देखा और अपने पालतू जानवरों को खींचते हुए चुपचाप एकदम पीछे हट गए। उन्हें नहीं पता था कि दूसरों ने इसे देखा या नहीं, लेकिन उन्होंने साफ साफ वह घूरती हुई नजर देखी थी जो विक्रम ओबरॉय ने ड्राइवर को दी थी। यह पूरी तरह से खौफनाक था। निशा शर्मा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विक्रम ओबरॉय ने क्या किया था। वह अभी भी उस ड्राइवर की हरकत पर निशब्द थी। अगर उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी तो उसने खाली टैक्सी का बोर्ड क्यों लगा रखा था? ठीक है, चलो चले। किनारे खड़े होकर यह सब देखने के बाद माधव बजाज हंसा, फिर मुड़कर द्रोण से बोला, मेरी माँ ने अभी तुम्हें जल्दी वापस आने के लिए कहा है। अगर तुम वापस नहीं गए तो वह परेशान हो जाएगी। मुझे आंटी शान का कोई कॉल नहीं आया। तरुण थोड़ा चकरा गया। शायद वे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तरुण शायद ही कभी बाहर जाता था, और अगर वह जाता भी था तो इतनी देर तक बाहर नहीं रहता था। माधव की माँ शायद उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओह, तरुण केवल सिर हिला सका। तो फिर चलो चलते हैं। एक तरफ खड़े विक्रम ओबरॉय से अब और रहा नहीं गया। उसने शक भरे लहजे में पूछा, क्या तुम दोनों साथ रहते हो? हाँ, यह मेरे घर पर रहता। माधव बजाज ने साफ साफ सिर हिलाया। मैं फाइनल एग्जाम के बाद वहां से चला जाऊंगा। तरुण ने बिना सोचे समझे ही कह दिया। उसकी बातों पर माधव बजाज का चेहरा थोड़ा उतर गया। तुम बाहर जाने के लिए इतने उतावले क्यों? नहीं नहीं, मैं तरुण तुरंत नर्वस हो गया। मैं हमेशा के लिए आपके घर पर तो नहीं रह सकता ना। माधव बजाज की आंखें गहरी हो गई और उसका चेहरा सपाट हो गया। तुम हमारे घर पर रह सकते हो, मेरी माँ को खुशी होगी, लेकिन शादी के बाद भी तो मैं वहां नहीं रह सकता ना। तरुण ने झटके से कह दिया। शादी? माधव बजाज का चेहरा और भी ज्यादा उदास और सर्द हो गया। तुम अभी से शादी के बारे में सोच रहे हो? तरुण के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस तरुण तो बस एक उदाहरण दे रहा था। तरुण को इतना लाचार देखकर निशा शर्मा उसकी मदद के लिए आगे आए बिना नहीं रह सकी। माधव बजाज ने निशा शर्मा को एक तीखी नजर से घूरा और उन शब्दों को अपने होठों पर ही रोक लिया जो उसकी जुबान पर आ गए थे। अपने काम से काम रखो।